मैथ्स में हमने एग्जाम्पलर शुरू किया है मैथ्स का, उसका थर्ड चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। उस थर्ड चैप्टर में कुछ बेसिक्स बेसिक्स क्वेश्चन चल रहे थे। उसमें कल एक जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कराया, उसमें कुछ लोगों को डाउट है। वो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। उसमें ये पूछा गया था कि x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू अगर b है, तो जो लाइन दो इंटरसेक्ट होंगी उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3 ले लूं, तो आप ग्राफ कैसा बनाओगे? उस ग्राफ को आप इस तरह से बनाओगे, 0 1 2 3 4, क्योंकि प्लस में है तो मैं प्लस में ले रहा हूं, 1 2 3 और 4। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, कंडीशन कहां आएगी? x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, कंडीशन ये आएगी। ठीक है। तो जो पॉइंट लोकेट होगा वो ऐसे, ये पॉइंट आ गया, पॉइंट तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, इसे कोऑर्डिनेट भी आपने कहा सकते हो। बात आ रही थी जो मैंने ग्राफ की लाइनें बनाई वो ऐसी क्यों बनाई, उसको देखो आप जरा। x इज इक्वल टू 4 के लिए ग्राफ का जो बॉक्स बनता है वो कैसा बनेगा, जिसमें सिर्फ x इज इक्वल टू 4 दिया है, x और y। तो ये फिक्स हो गया कि x की वैल्यू तो 4 ही रहेगी हर कंडीशन में। हम y की वैल्यू 0 1 2 3 ले लें तो ऐसा ही होगा। अब जरा इसे ग्राफ पे लोकेट करो, इस लाइन को। तो कैसे करोगे? ये है 0 1 2 3 4, ये 1 2 3 और 4। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, पॉइंट आएगा ये वाला। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 पे भी यही आएगा 4। y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4। देखो ग्राफ कैसा बना। अब आ गई आपको बात समझ में? ये किसका ग्राफ है? x इज इक्वल टू 4 का। आपको बनाना x इज इक्वल टू ए का। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर a है तो 1 के लिए भी इस सब में a आ जाएगा। अगर वो a आ जाएगा तो इसके लिए भी a, 1 के लिए a, इसके a तो ऐसे ग्राफ की लाइन तो यही बनेगी, जिसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? a होगा। ओके। अब दूसरा, जैसे y इज इक्वल टू 3 है, तो इसमें बॉक्स देखो कैसा बनेगा, ये x और ये y की वैल्यू 3 मतलब फिक्स है कि 3 के अलावा और कुछ होगा ही नहीं। 0 1 2, x की वैल्यू 0 ये है और y की वैल्यू 3, पॉइंट आएगा ये वाला। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, ये पॉइंट आएगा। 2 के लिए भी 3, 3 के लिए भी 3, सबके लिए तो लाइन कैसे बनेगी? ये बन गई। ये किसकी लाइन है? अब मैंने बोला कि y की वैल्यू इसमें b दी है, अगर ये b है तो सबके लिए b है। अब जब हम इस पॉइंट की लोकेशन निकालेंगे तो x एक्सिस पे तो a है और y एक्सिस पे कितना गए हम लोग? b। तो ऐसे लिखेंगे। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे बताओ, जिससे फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। इसमें कल बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को, थोड़ा समझ लो कि क्या प्रॉब्लम थी। अभी क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? बताइए मुझे जरा। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता हूँ, कि आगे कुछ क्वेश्चंस में और इस तरह की बातें हैं जिसमें सिंगल सिंगल वैल्यू से आपको ग्राफ बनाना होगा। रिप्लाई करो मेरे को, समझ में आया कि नहीं? ओके। ओके, चलिए। अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, कितने क्वेश्चन कल मैंने करा दिए थे, इसके बाद मैंने एक और कराया था 6, अब मैं 7 करा रहा हूं। 7th क्वेश्चन। एग्जाम्पलर है हमारी 3.1 नंबर की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूं मैं। लिखा है इफ द लाइंस गिवन बाय
लाइन है 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2 और दूसरी लाइन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 आर पैरेलल। ये लाइन है पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल होती है तो कंडीशन क्या बनती है? इफ लाइंस आर पैरेलल तो सॉल्यूशन क्या आते हैं? नो सॉल्यूशन होते हैं। नो सॉल्यूशन में कंडीशन क्या बनती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन बनती है। ठीक है, आपको k की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको हमेशा बताया कि आप दोनों वैल्यू निकाला करो, k इज इक्वल टू b और k इज नॉट इक्वल टू, देन द वैल्यू ऑफ k इज, पूछा है उसने, k की वैल्यू क्या होगी। भले इसने पूछा है k की वैल्यू क्या होगी, लेकिन आप दोनों से निकाला करो। तो हम यहां पर a1 अपॉन a2 में लिखेंगे 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू b1 b2 में 2k अपॉन 5। अब आपको ये तो पक्का हो गया कि k की वैल्यू निकालनी है और k की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू में निकालनी है, तो b1 b2 तो रखना ही है दोनों में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ 4k इज इक्वल टू 15, तो k इज इक्वल टू 15 अपॉन 4, कैंसिल तो होगा नहीं, 15 अपॉन 4 ही इसका आंसर होगा, 15 अपॉन 4। ठीक है, अब आप बात करते हैं k इज नॉट इक्वल टू 0, तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी थी? 2k अपॉन 5 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c। ट्रांसपोज करके अगर लेके भी आओगे तब भी वो -2 और -1 से कट ही जाएगा, प्लस का ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 2k इज नॉट इक्वल टू 10, तो k इज नॉट इक्वल टू 10 अपॉन 2, k इज नॉट इक्वल टू 5। बात समझ में आई कि नहीं? इस तरह से हमें k के दो आंसर निकालने। नोट करिए, इससे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं। हो गया? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही करना है। उसने बोला है कि अच्छा, इसके ऑप्शन देख लीजिए। इसमें ऑप्शन थे 4, आपकी बुक में भी दिए होंगे। एक था -5/4, एक था 2/5, एक है 15/4 और लास्ट है 3/2। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, जिसमें 15/4। अब जरा 8 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 8 क्वेश्चन नंबर 7 से थोड़ा अलग है। बोला उसने द वैल्यू ऑफ c फॉर विच ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन cx minus y is equal to 2 and cx minus 2y is equal to 3 will have infinitely many solution is। तो क्या आंसर होगा इसका, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कर रहा हूं मैं 8। इक्वेशन दी है cx minus y is equal to 2, 6x minus 2y is equal to 3। इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। इसमें जैसे ये लिखा है कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो हम जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे इफ इक्वेशन हैव infinitely many solution then a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों इक्वल होने चाहिए। लेकिन आप देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं समझाता हूं। आप सबसे पहले इस ग्रुप को लोगे तो 6 अपॉन c अपॉन 6 इज इक्वल टू -1 अपॉन -2 कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 2 इज इक्वल टू 6, 2c इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, देन c इज इक्वल टू 3। ठीक है, आपने ये ग्रुप लिया तो आ गया इतना। अब आप c की अगर दूसरी वैल्यू निकालना चाहोगे तो
ए तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि सी उसमें है। अब आप इधर जाओगे, इस कंडीशन में क्या होगा, जब आप a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2 का बोल रहे हो तब, तो c/6 इज इक्वल टू 2/3 आएगा। यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या हुआ, 3c इज इक्वल टू 12, तो c इज इक्वल टू 12/3 से c इज इक्वल टू आया 4। क्या ऐसा हो सकता है? c की तो एक ही वैल्यू इसने बोली है, कोई एक वैल्यू ही हमें यहाँ रखनी पड़ेगी। अगर ये इज नॉट इक्वल टू में हो तो चलो मान भी लेते, लेकिन c की वैल्यू 3 भी हो जाए यहाँ और c की वैल्यू 4 भी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन ने बड़ा कंफ्यूजन किया। इसमें एक ऑप्शन 3 दिया हुआ है, 3 -3 -12, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी, क्योंकि सिर्फ 3 ही इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन तो 4 भी है। समझ में आया? इसलिए अगर वो 3 और 4 बोलता तो ऑप्शन करेक्ट हो जाता, बट इसमें 3 भी ऑप्शन है और 4 भी है। अकेले 3 से आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, आपको 4 भी रखना पड़ेगा, लेकिन सी की कोई एक ही वैल्यू रखनी है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। इसका आप लिखोगे नो वैल्यू, इन गिवन 3 वैल्यू में से कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, नोट करिए, आंसर लिखिए नो वैल्यू, डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज, एक इक्वेशन हमें दी है -5x + 7y -2 इज इक्वल टू 0। इस पर डिपेंडेड आपको सेकंड इक्वेशन बतानी है, जबकि कंडीशन क्या है, देखा है, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है। द सेकंड इक्वेशन कैन बी, सेकंड इक्वेशन क्या हो सकती है ये आपको बताना है। ठीक है, जिसका क्या करें हम, यूनिक सॉल्यूशन निकाल पाए। जिससे हम इसका यूनिक सॉल्यूशन निकाल पाए। इक्वेशन में जो पहली इक्वेशन है उसको देखिए, वो है 10x + 14y + 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा है -10x माइनस, मैंने पहले लिख देता हूं उसके बाद बताता हूं। डिपेंडेंट बता रहा है, इस पर डिपेंडेंट इक्वेशन बता रहा है, यूनिक सॉल्यूशन की बात ही नहीं कर रहा, ना मैनी सॉल्यूशन है नो सॉल्यूशन। इस पर डिपेंडेंट इक्वेशन बनानी है, मैंने इसी की जैसी इक्वेशन बनानी है। तो ये बता रहा है इसमें 10x, दूसरा पॉइंट, दूसरा इसका ऑप्शन है -14y + 4 इज इक्वल टू 0। सी ऑप्शन है इसका -10x + 14y + 4 इज इक्वल टू 0। और इसका डी ऑप्शन है 10x - 14y + 4 इज इक्वल टू 0। आई आपको बात समझ में? डिपेंडेंट इक्वेशन आपको बतानी है। समझ लिया क्वेश्चन? देखो हम कैसे बनाएंगे डिपेंडेंट इक्वेशन। हमें यह पता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इन सब में एक कांस्टेंट कॉमन होता है, एक रिलेशन कॉमन होता है। ठीक है, अब आप देखोगे तो
मैंने यहां लिखा -5 अपॉन A2 इज इक्वल टू 7 अपॉन B2 इज इक्वल टू -2 अपॉन C2। जो गिवन इक्वेशंस हैं उसमें ये जो वैल्यूज हैं वो किसको सेटिस्फाई कर रही हैं? किसी एक इक्वेशन को बताओ मुझे सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो इसमें माइनस है, यहां प्लस है, तो ये सही होती अगर इनके साइन भी अपोजिट होते। ये -7 ये +14 होता, ये माइनस होता, तो फिर चेंज मतलब साइन यहाँ माइनस है प्लस है, तो यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस होना जरूरी था, यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस है, लेकिन ये पहला गलत हो गया। दूसरे वाले पे आते हैं, यहाँ पे अगर -10 सेम आना चाहिए रेशो, यहाँ पर अगर -10 रखें, ठीक है, कैंसिल हुआ 1/2, -14 रखें तो ये -1/14 आ गया, यहाँ 4 रखेंगे तो ये माइनस में आ गया, तो पहला प्लस आ रहा है बाकी तो माइनस आ रहे हैं, सेम आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में अगर हम आएंगे, यहाँ -10 रखेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा, यहाँ 14 रखेंगे तो प्लस का आ जाएगा, यहाँ 4 रखेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा। समझ में आया? इसमें भी नहीं हो पाया सी वाले ऑप्शन में, तो डी को चेक करते हैं। डी में अगर इसको यहां रखोगे, डी में इसको यहां रखोगे तो माइनस का 1/2 आएगा, इसको रखने पे माइनस का 1/2 आएगा, इसको रखने पे माइनस का 1/2 आएगा। तो ये जो आंसर है वो करेक्ट हुआ। कैसे करेक्ट हुआ? आ गई ना आपको उस बात समझ में? मैं फिर से समझाता हूं, देखना। क्योंकि चारों वैल्यूज को अगर आप रखोगे, चारों को सॉल्व करके रखोगे तो क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा। ये क्वेश्चन किसका है? ये तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, तो इसमें हम सिंपली समझ के कर सकते हैं। अगर A1 A2 A1 B1 और C1 की वैल्यू ये पुटअप कर दी तो तीनों वैल्यू इक्वल आना चाहिए, ये हमें सोचना है। तो अगर हमने ये वैल्यू रखी, हम फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करने गए, तो आंसर क्या आएगा? यहां पर आप 10 रखोगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, यहाँ 14 रखोगे तो प्लस का 1/2 आ जाएगा, यहाँ रखोगे तो माइनस का आ जाएगा। नहीं होना सेटिस्फाई, सबके साइन अलग अलग आ गए। इस वाली कंडीशन में भी ऐसे ही बन रहा था, इसमें भी ये बन रहा है। डी एक ऐसी कंडीशन है, मैं उसे रखूं डी ऑप्शन को सही मानते हुए, तो -5/10, फिर उसके बाद -5/10 हो गया, प्लस की वैल्यू आ गई, फिर 7/-14, फिर -2/4। आप सबको कैंसिल करोगे तो -1/2 -1/2 -1/2, ये सेटिस्फाई हुआ, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। यस, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बिल्कुल सही। समझ में आ रहा है? ये इस तरह से सॉल्व हुआ है क्वेश्चन। हाँ, साइन सेम, तभी तो सेटिस्फाई हो पाएगा। डिपेंडेंट की बात क्या हुई? डिपेंडेंट का मतलब जैसी जैसी हमें गिवन इक्वेशन है उसके जो आंसर आए वो सब इक्वल आए, तभी डिपेंडेंट होगा ना। वो डिपेंडेंट में अलग इक्वेशन कैसे हो सकती है? उस पर डिपेंडेंट जो इक्वेशन होगी उसके ही जैसी होगी, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया। तो सब में साइन सेम आने चाहिए, या तो सब नेगेटिव नेगेटिव या सब पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। A pair of linear equation which has a unique solution, जिसका यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2। यूनिक सॉल्यूशन में x का भी एक सिंगल आंसर आता है और y का भी एक सिंगल आंसर आता है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 है। ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो किस इक्वेशन की यूनिक सॉल्यूशन होगी, ये यूनिक सॉल्यूशन है, ये आपको बताना है। देखो ये भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का नहीं होता, सॉल्व करना होता, तो हम चारों इक्वेशनों को सॉल्व करते और आंसर निकालते, जैसे हमने सीखा था, जो मेथड हमने सीखे उनसे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जैसे मेथड से करते। बट ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है और हमें जल्दी करना है, टाइम का ध्यान रखना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। मैं पहले टू इक्वेशन मैं पहला पेयर लिख रहा हूँ लीनियर इक्वेशन का। उसमें मैंने लिखा है x + y = 1 और 2x - 3y = -5।
देखो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे इक्वेशन को, ये देखना है। टू की वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहां पे 2 रखो, प्लस वाई की वैल्यू -3 रखो, आंसर क्या आ रहा है? 2 -3 इज इक्वल टू -1 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए? 1। रॉन्ग हो गया। आप इधर भी चेक करोगे तो 2 इंटू 2 -3 इंटू -3, 4 प्लस 9 13, वहां क्या आ रहा है? -5। नहीं हुआ सेटिस्फाई, तो पहला आंसर रॉन्ग हो गया। अब दूसरे इक्वेशन का पेयर देखो, 2x 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -1। दूसरी इक्वेशन 4x प्लस 10y इज इक्वल टू -22 -11। चेक करो जरा इसको, यही वैल्यू रख के देखो तो 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 -3, 4 प्लस -15, 4 -15 इज इक्वल टू -11, करेक्ट। दूसरे वाले में 4 इंटू 2 प्लस 10 इंटू -3, 8 प्लस -30, 8 -30 इज इक्वल टू -22, -22 वहां भी है, तो इसका आंसर हो गया यस। जब इसका यस हो गया तो बाकी सब नो ही होंगे, आपको मालूम है। इसको सेटिस्फाई कर लिया, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में एक और लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 11। आप इसे नोट करो पहले, इतना सॉल्यूशन से नोट करो, फिर बाकी आप सी और डी पार्ट करके देख लेना, उसका नो ही आंसर आएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हुआ है, नोट कर लीजिए। आगे समझ में, सी और डी पार्ट करके देखना और मुझे बताना। मैं क्वेश्चन नंबर 11 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, इफ x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये दो इक्वेशन दे रहा है वो हमें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। लिखा है उसने कि x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b is the solution of the equation x minus y is equal to 2, x plus y is equal to 4, then the value of a and b। आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा बातें सोचने के न सोचते हुए सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करो आप इसे। हम बाय एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करते हैं, जो हमें इजी सा मेथड लगता है। एडिशन करेंगे, एडिशन में y की टर्म कैंसिल हो गई, 2x इज इक्वल टू 6 है, x इज इक्वल टू 6/2 से x इज इक्वल टू आया 3। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, किसी में भी फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, तो सेकंड में x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, y इज इक्वल टू 1। उसने क्या पूछा है आपसे? a और b की वैल्यू पूछी है। तो जब आपको पता है, उसने क्वेश्चन में बताया था कि x इज इक्वल टू a है, तो x इज इक्वल टू आपका आया था 3, तो x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू भी 3 होगी, x की वैल्यू भी 3 होगी। ऐसे ही y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1। ये आपने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। अभी टाइम है, मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 12।
नोट करिए। हो गया? एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर की बुक सबके पास होनी चाहिए, नहीं है तो उसको एनसीईआरटी की ऐप से डाउनलोड कर लीजिए या उसको अपने सामने रखा करो किसी भी तरह से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, 12th नंबर का क्वेश्चन में लिखा है अरुणा हैज ओनली 1 रुपीज एंड 2 रुपीज कॉइन। अरुणा के पास 1 रुपीज के और 2 रुपीज के ही कॉइन्स हैं विद हर इफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज इज 50। जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो 50 हैं। ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, हमें नहीं मालूम कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। तो लेट 1 रुपीज